नमस्कार। आज का विषय है बिजोलिया किसान आंदोलन। इससे पूर्व के व्याख्यान बिजोलिया किसान आंदोलन भाग 1 में हमने कृषक असंतोष के कारण और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की चर्चा करी थी। अब इस व्याख्यान बिजोलिया किसान आंदोलन भाग 2 में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के शेष चरणों की बात करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की असफलता से किसानों को यह बात साफ हो गई कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसी योग्य नेतृत्व की आवश्यकता है। संयोग से उन्हें विजय सिंह पथिक के रूप में एक योग्य नेतृत्व भी मिल गया। पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन में एक नया मोड़ लिया और इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। विजय सिंह पथिक का वास्तविक और पूर्व नाम भूप सिंह था। वे क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उनका राजस्थान में आना हुआ था। हालांकि इस योजना को वह सफल करने में नाकामयाब रहे और उन्हें टॉडगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वह वहां से फरार हो गए और मेवाड़ में छदम नाम से रहने लगे। तभी संयोगवश उनकी मुलाकात बिजोलिया के साधु सीताराम दास से हुई और साधु सीताराम दास ने उन्हें बिजोलिया ठिकाने के अत्याचारों से उत्पीड़ित एवं शोषित किसानों का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। 1916 में बिजोलिया पहुंचकर पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, भंवरलाल सुनार आदि के सहयोग से पथिक ने बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया। साथ में एक किसान पंचायत बोर्ड की भी स्थापना की और जिसकी शाखाएं जागीर के प्रत्येक गांव में खोली गई और इस संस्था के माध्यम से किसानों में जागृति लाने का कार्य किया गया। मन्ना पटेल को किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया और अब इस संगठन के माध्यम से ही किसान आंदोलन का संचालन किया जाने लगा। जब ब्रिटिश सरकार को विजय सिंह पथिक की गतिविधियों का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत मेवाड़ राज्य सरकार से की। तो मेवाड़ राज्य सरकार ने विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया और इसकी सूचना पथिक को पहले ही मिल गई और वे भूमिगत हो गए और भूमिगत होकर ही इस आंदोलन का वो नेतृत्व करने लगे। ऊपरमाल जागीर क्षेत्र में पाठशालाएं खोलकर न केवल वहां के लोगों को साक्षर किया गया बल्कि इन पाठशालाओं के माध्यम से राजनीतिक एवं क्रांतिकारी विचारों का प्रसारण भी किया गया। जहां बिजोलिया का किसान पहले से ही बेगार विभिन्न करों से परेशान था, वहीं 1914 में प्रथम महायुद्ध शुरू हो जाने के कारण किसानों से प्रति हल 14 रुपए के हिसाब से युद्ध कर भी इकट्ठा किया जाने लगा था। वह भी ऐसे समय जब ऊपर माल जागीर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में सामान्य कर देने की भी स्थिति में किसान नहीं थे। वहां उनसे विभिन्न प्रकार की बेगारी करवाई जा रही थी, विभिन्न प्रकार के कर लिए जा रहे थे और ऊपर से युद्ध कर भी लिया जा रहा था। तो पथिक ने ऐसी स्थिति से
मेवाड़ की राज्य सरकार एवं ठिकानेदार को अवगत कराने के लिए अनेक पत्र लिखे और उन्होंने साथ में चेतावनी भी दी कि अगर किसानों को रियायतें नहीं दी गई, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो वह अवज्ञा आंदोलन करेंगे। जब मेवाड़ सरकार व ठिकाने ने किसानों की जो मांगे थी उनको नहीं माना, तो पथिक के आह्वान पर किसानों ने युद्ध कर देना और बेगारे करने से मना कर दिया। इस पर ठिकाने ने दमनकारी नीति का अनुसरण किया। अहिंसात्मक तौर पर सामंती व्यवस्था का इस प्रकार का विरोध मेवाड़ एवं राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ था। ठिकाने ने दमनकारी नीति के माध्यम से किसान आंदोलन को कुचलने के अथक प्रयास किए। सैकड़ों किसानों को कारावास में डाल दिया गया और उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। अनेक किसान नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। पथिक जो पहले से ही भूमिगत थे वो गिरफ्तार ना हो सके। इन सभी अमानवीय यातनाओं और दमनकारी नीति के बावजूद भी किसानों के साहस और धैर्य में कोई कमी नहीं आई और वो लगातार अवज्ञा आंदोलन करते रहे। फलस्वरूप उदयपुर सरकार ने अप्रैल 1919 में किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए एक जांच आयोग गठित कर बिजोलिया भेजा। आयोग ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, किंतु अंग्रेज और अन्य राज्यों के ठिकानेदारों के दबाव के चलते मेवाड़ यानी उदयपुर की राज्य सरकार ने किसानों के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। इस कारण से किसान आंदोलन पहले की तरह ही फिर चलता रहा और दूसरी ओर ठिकाने की दमनकारी नीति भी चलती रही। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया और महात्मा गांधी और तिलक ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन को अपना इस कारण से नैतिक समर्थन दिया। इस बीच ठिकाने ने सिंचित भूमि के लगान में वृद्धि कर दी। पथिक ने किसानों को केवल असिंचित भूमि पर खेती करने और सिंचित भूमि को पड़त रखने की सलाह दी। किसानों ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप ठिकाने ने नई शर्त लगा दी कि जो किसान असिंचित भूमि को जोतेगा उससे सिंचित भूमि का भी लगान लिया जाएगा, चाहे वह उसे पड़त ही रखे। और विजय सिंह पथिक ने इस मुद्दे को प्रताप समाचार पत्र और देश के अन्य प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से देश भर में काफी प्रचारित किया। फलस्वरूप दबाव में आकर मेवाड़ राज्य सरकार ने ठिकाने प्रशासन को यह आदेश दिया कि जिस भूमि को किसान द्वारा जोता जाए उसी भूमि का लगान उससे वसूला जाए। इस प्रकार यह किसानों की एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। विजय सिंह पथिक के प्रयासों से 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई और जिसका कार्यालय अजमेर था। अब अजमेर से ही विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। पथिक और अन्य बिजोलिया किसान नेता कांग्रेस के सहयोग के लिए प्रयत्नशील थे, किंतु कांग्रेस की देशी रियासतों के आंदोलनों में कोई रुचि नहीं थी। इस कारण से कांग्रेस का सहयोग तो पथिक और बिजोलिया किसान नेताओं को नहीं मिल पाया, किंतु राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करने में वे सफल रहे और उन्हीं के दबाव के चलते मेवाड़ के महाराणा को बिजोलिया समस्या के समाधान के लिए द्वितीय जांच आयोग का गठन करना पड़ा। आयोग की सिफारिशें किसानों के पक्ष में होने पर भी उन्हें मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा
कार्यान्वित नहीं किया जा सका। तब किसान एक बार पुनः सत्याग्रह के रास्ते पर चल पड़ा। किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों ने उपरमाल जागीरी क्षेत्र की समस्त भूमि पड़त रख दी और किसान पड़ोसी राज्यों में पलायन कर गए और वहां पर जाकर उन्होंने भूमि जोतने का कार्य किया। किसानों ने भूमि कर, लागे, बेगार, भेंट देना बंद कर दिया। ठिकाने की कचहरी, पुलिस और यहाँ तक कि शराब की दुकानों का भी पूर्णतः उन्होंने बहिष्कार कर दिया। किसानों के इस तरह के कार्यों से ठिकाने का दमन चक्र भी चरम सीमा पर पहुंच गया। मारपीट, लाठी, जेल, जुर्माना इत्यादि सभी प्रकार के दमनकारी साधन अपनाए गए, लेकिन इससे भी किसानों का मनोबल कम नहीं हुआ। धीरे धीरे बिजोलिया आंदोलन से खालसा क्षेत्र और कुछ अन्य ठिकाने जैसे बेंगू, पारसोली, भैंस, रोडगढ़, बस्सी, भिंडर आदि भी प्रभावित होने लगे और वहां के किसानों ने भी सामंती अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया और भूमि कर देना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इस समय अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था और 1921 तक आते आते उसने भयंकर रूप ले लिया था। तो देश में ऐसी विकट स्थिति होने के कारण ब्रिटिश सरकार किसानों को कुछ रियायतें देने के पक्ष में हुई और समझौते किसानों के साथ करने के लिए तैयार हो गई और इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें AGG रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के सायर हाकिम बिहारी लाल को रखा गया। यह समिति 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंची और किसान पंचायत के नेताओं के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया और 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में एक समझौता संपन्न हो गया, जिसमें इस समझौते में किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। तलवार बंधाई की राशि को कम कर दिया गया। जिन वर्षों में जमीन पड़त रखी गई थी उस पर किसानों से लगान नहीं लेना तय हुआ। ठिकाने की ओर से किसानों पर चल रहे मुकदमे उठा लिए गए और जिन किसानों की भूमि दूसरों को दे दी गई थी उन्हें वापस लौटा दी गई। पशुओं के लिए चारागाह स्थल निश्चित कर दिया गया। ठिकाने की तरफ से कुछ धनराशि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए भी खर्च करने का प्रावधान रखा गया। विवाह के समय जो कर वसूल किया जाता था उसे ऐच्छिक कर दिया गया। भूमि बंदोबस्त करवाने का निर्णय लिया गया। बेगारों पर रोक लगा दी गई। किसान पंचायतों को ठिकाने की तरफ से मान्यता दे दी गई। इस प्रकार यह समझौता बिजोलिया के किसानों के लिए एक महान विजय थी और इस समझौते ने बिजोलिया ठिकाने की निरंकुशता पर अंकुश लगाया। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन का ये दूसरा चरण समाप्त हुआ और धन्यवाद।